नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक्स मैथ में। हम लोग देख रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 के प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि जब रंगहीन लेड नाइट्रेट के जलीय विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन मिलाया जाता है तो एक पीला अवक्षेप बनता है। इस प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है, ये हमें बताना है। तो यह एक द्वीप विस्थापन और अवक्षेपण अभिक्रिया दोनों है, तो ये सही है। पीले अवक्षेप का रासायनिक सूत्र PbI2 है और यह जल में जो है अघुलनशील है, तो ये भी सही है। यह प्रतिक्रिया में लेड सेकेंड का अपचयन रिडक्शन होता है, गलत है। इस प्रक्रिया में बनने वाला दूसरा उत्पाद पोटेशियम नाइट्रेट है जो विलयन में घुलनशील रहता है, यह सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। रिएक्शन की अगर हम बात करें तो PbNO3 के होल ट्वाइस प्लस 2Ki बनता है PbI2 प्लस 2KNO3 बनता है। जब रंगहीन लेड जो है नाइट्रेट PbNO3 के होल ट्वाइस और पोटेशियम आयोडाइड की आई आपस में जो है अभिक्रिया करते हैं तो आयनों का आदान प्रदान होता है, जिससे यह एक द्विविस्थापन विस्थापन जो है अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लेड आयोडाइड PbI2 का पीला ठोस पदार्थ जो है वो बनता है। क्या है? बनता है। अभिक्रिया में बनने वाला दूसरा उत्पाद पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 होता है। यह रंगहीन होता है और जल में पूरी तरह घुलनशील होने के कारण विलयन में ही जो है रहता है। इस अभिक्रिया में लेड Pb की ऑक्सीकरण अवस्था जो है +2 ही रहती है। इसका अर्थ है कि इसमें लेड का अपचयन जो है नहीं होता है, बल्कि यह केवल अपने स्थान से विस्थापित होता है। अगला प्रश्न है कि आग के ऊपर उठने वाली गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में दिखाई देने वाले पिंडों की यादृच्छिक ढुलमुल गति को निम्नलिखित में से किस घटना द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन जो है कहते हैं। अपवर्तन के जो है उदाहरण है कि जल में डूबे हुए सिक्का का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षैतिज से नीचे होने पर भी दिखाई देता है, तारे का टिमटिमाना, ये सभी जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का जो है वो चयन कीजिए। गलत कथन का चयन कीजिए। तो क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, ये गलत है। क्या है? गलत है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की विशेषता है कि वो जो रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, और जहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। जहां चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र जो है वो दुर्बल होता है। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में होते हुए उत्तरी ध्रुव पर वापस लौटती है, और जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे रेखाओं के समानांतर व समदूरस्थ पर होती है तो इस प्रकार के क्षेत्र को एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये भी जो है सही है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। किसी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब की दूरी क्या बनेगी? उत्तल लेंस की फोकस दूरी F बराबर जो है 16 सेंटीमीटर है, और वस्तु की दूरी U जो कह रहा है वो है -8 सेंटीमीटर। क्या है? रह गया उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए तो U -8 हो जाएगा, F जो है प्लस में हो जाएगा। लेंस सूत्र लगा दीजिए, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U हो जाएगा। 1/16 हो गया, 1/V माइनस 1/, -8 हो जाएगा। B बराबर जो हो जाएगा -16 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर हमारा जो है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लसिका आंतों में पचित और अवशोषित खाली स्थान का परिवहन करती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वसा का। क्या है? वसा का। लसिका एक जो है चिपचिपा संयोजी उत्तक है जो कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान को जो है वो भरता है। लसिका का कार्य है कि लसिका तंत्र ही ग्रंथियों में लिम्फोसाइट के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। लसिका शरीर के जीवाणुओं को जो है भक्षण करती है। लसिका शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करता है तथा उसे रगड़ से बचाने का भी कार्य करता है। आंसर हमारा सी होगा। आपके पास 2 बिलियन ए और बी है। बिलियन ए का पीएच मान 6 है और बिलियन बी का पीएच मान 9 है।
इस जानकारी के आधार पर सही उत्तर को जो है वो चुनना है। तो विलयन ए जो है अम्लीय है और विलयन बी जो है क्षारीय है, यही हमारा सही है। क्योंकि अगर विलयन के पीएच स्केल अगर देखा जाए, ये 0 से 14 तक होता है और यहाँ पर जो है 7 होता है। इधर जो है अम्लीय होता है, क्या है, अम्लीय, अम्लीयता बढ़ता है, इधर बढ़ता है। और इधर की बात करें तो ये क्षारीयता बढ़ता है, क्या है, क्षारीयता बढ़ता है। तो आंसर हमारा ए सही है। विभाज्योतक उत्तक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है, लेकिन उनके पास खाली स्थान का अभाव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रसधानी का अभाव होता है। मेरिस्टेमेटिक या मेरिस्टेम शब्द कार्ल नेगेली ने 1858 में दिया था। मेरिस्टेमेटिक उत्तक में अविभेदित कोशिकाएं होती है जो विभिन्न पादप संरचनाओं में विभेदित होती है। मेरिस्टेमेटिक उत्तक पौधे में प्राथमिक और द्वितीयक वृद्धि के लिए जो है जिम्मेदार क्या होती है, क्या है, जिम्मेदार होती है। मेरिस्टेमेटिक मतलब होता है विभाज्योतक उत्तक, विभाज्योतक उत्तक। यह जड़ों और टहनियों को लंबा करने, नए संवहनी और कार्प उत्तकों के निर्माण के माध्यम से पौधे की परिधि बढ़ाने और क्षतिग्रस्त भागों के पुनर्जनन में सहायता करने के लिए जिम्मेदार है। तो आंसर हमारा ए होगा। किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समानांतर माध्य द्वारा दिया जा सकता है जब पिंड जो है क्या होगा, एक समान त्वरण से गतिमान हो, एक समान त्वरण गति से जो है गतिमान हो। आंसर हमारा डी होगा। पुष्पी पौधों में यौन प्रजनन के दौरान होने वाली घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है, ये हमें बताना है। तो पहले परागकण पॉलिनेशन, उसके बाद निषेचन फर्टिलाइजेशन, भ्रूण का निर्माण एम्ब्रॉय फॉर्मेशन, उसके बाद बीजांकुरण सीडलिंग। आंसर हमारा जो है 9 के ए होगा, क्या है, ए होगा। एक शुद्ध लंबे मटर के पौधे टीटी को एक शुद्ध बौने मटर के पौधे स्मॉल टीटी के साथ संकरित किया गया। F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे। जब F1 पीढ़ी के पौधे को स्वपरागकण किया गया तो F2 पीढ़ी के प्राप्त पौधे के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो वो हमारा देखना है कौन सा सही है। तो F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे के फेनोटाइपिक अनुपात 3:1 है, ये सही है। F2 पीढ़ी में टीटी और ये टी स्मॉल दोनों टीटी को जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 है, ये गलत है, क्या है, ये गलत है। F2 पीढ़ी क्या है, F2 पीढ़ी के सभी पौधे आनुवंशिक रूप से F1 पीढ़ी के समान होंगे, सही है, ये भी गलत है। दूसरा भी हमारा जो है, ध्यान से देखिए, दूसरा में पहले आते हैं। पहला तो हमारा जो है वो सही हो गया, 3:1 में होता है, ये हमारा जो है वो सही है। दूसरा जो कह रहा है कि F2 पीढ़ी में ग्रेटर टीटी स्मॉल और ग्रेटर दोनों टीटी और टीटी के जीनोटाइप 1:2:1 में होता है, ये भी सही है। F2 पीढ़ी के सभी पौधे मानसिक रूप से F1 पीढ़ी के समान होंगे, ये गलत है। बौनापन एक अप्रभावी लक्षण है जो केवल समय युग्मी अवस्था में व्यक्त होता है, ये भी सही है। आंसर हमारा 1, 2 और 4 हो जाएगा, क्या है, 1, 2 और 4 हो जाएगा। F2 पीढ़ी से प्राप्त पौधे के फेनोटाइपिक यानी बाहरी स्वरूप अनुपात 3:1 होता है, जिसका अर्थ है कि 75% पौधे लंबे और 25% पौधे जो है वो क्या होंगे, बौने होंगे। F2 पीढ़ी के जीनोटाइपिक जीन संरचना अनुपात जो है 1:2:1 होता है, जिसमें एक भाग शुद्ध लंबे जो होगा टीटी होगा और 2 भाग संकर लंबे होगा, एक ग्रेटर टी एक स्मॉल टी होगा, और एक भाग जो है शुद्ध बौने होगा, यानी ये होगा। तो हमारा ये भी रेशियो जो है ये सही है। तो आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच रखा गया है, बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति जो है क्या होगी। तब वास्तविक होगी, उल्टा होगा, आकार में वस्तु से बड़ा होगा और सी से परे यानी बिहाइंड होगा। आंसर हमारा जो है वो सी होगा। अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को अभिसरित करती है, क्या करती है, कन्वर्ज करती है, यानी अभिसरित करने वाला दर्पण होता है। इसके सामने अलग अलग स्थितियां में रखने पर वस्तु के अलग अलग प्रतिबिंब जो है वो बनते हैं। अगला है, एक व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट जो है रूप से दिखाई नहीं देती है, लेकिन वह पास की वस्तुओं जैसे किताब को आसानी से पढ़ सकता है। इस दृष्टि दोष के सुधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो देखते हैं, इस दोष को दूर दृष्टि हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। ना, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखा रहा है तो निकट दृष्टि दोष है, तो ये तो गलत हो गया।
उसके बाद है इस दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनता है, जो है ये सही है। इसे उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जाता है, सही है। इस दोष नेत्र लेंस की वक्रता के अत्यधिक होने या नेत्र गोलक के लंबा हो जाने का कारण होता है, ये भी सही है। आंसर हमारा जो है 12 के ए हो जाएगा। अगला है 3 प्रतिरोधक R1, 2 ओम, R2, 4 ओम, R3, 6 ओम एक 12 वोल्ट बैटरी के समानांतर क्रम में जुड़े हैं। इस परिपथ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? कौन सा कथन जो है असत्य है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले R इक्विवेलेंट अगर हम निकालते हैं, R इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर होगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। 1/R इक्विवेलेंट तो ये करेंगे तो 11/12 होगा। R इक्विवेलेंट बराबर 12/11 ओम हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं 1.09। उसके बाद ओम के नियम से I भी निकाल सकते हैं। I बराबर होगा V/R। तो V/R के अनुसार 2 ओम वाले प्रतिरोध से 6 एम्पियर 12/2 धारा प्रवाहित होगी और 6 ओम वाला से 2 एम्पियर। इस तरह अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो अलग क्या कह रहा है, आइए ऑप्शन में, सभी प्रतिरोधकों के सिरों पर विभवांतर 12 वोल्ट होगा। ये क्या कह रहा है, तीनों जो है पैरेलल है, तो निश्चित है कि हमारा जो है ये सही होगा। परिपथ के कुल तुल्य प्रतिरोध 2 ओम से कम होगा, 1.09 है, तो निश्चित है कि 2 ओम से कम है, ये भी सही है। R1 से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा R3 से प्रवाहित होने वाले धारा से 3 गुना अधिक होगी, ये भी जो है हमारा सही है। सबसे अधिक उष्मा R3 यानी 6 ओम प्रतिरोधक से उत्पन्न होगा, ये जो है वो गलत है। आंसर हमारा जो है 13 के डी होगा। क्या है, डी होगा। जब प्रतिरोध के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर तो 12 वोल्ट ही होगा। और तुल्य प्रतिरोध में जूल के नियम इसमें लगा कर देखिएगा कौन वाला है, H बराबर जो है V²T/R के अनुसार जब विभवांतर भी समान हो तो उत्पन्न होने वाली उष्मा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, H प्रोपोर्शनल टू 1/R होता है, जिसमें ज़्यादा जो होता है वो कम होता है। तो आंसर हमारा ये डी होगा। एक धारावाही सीधी परिनालिका यानी करंट कैरिंग सोलेनॉइड के भीतर और उसके आसपास उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सही कथन का जो है वो चयन करना है। तो सही कथन क्या है, तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर सीधी रेखाओं के रूप में होती है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, यह सही है। परिनालिका का वह सिरा जहां से विद्युत धारा वामावर्त दिशा में बहती दिखाई देती है वह उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, यह भी जो है सही है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, गलत है। परिनालिका के अंदर नरम लोहे का क्रोड रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति घट जाती है, गलत है। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। 14 के क्या होगा, सी हो जाएगा। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं होता है, बल्कि अंदर इसकी शक्ति अधिकतम और समरूप होती है। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह और जैविक आवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें और बताएं कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, सही है। एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, सही है। आहार श्रृंखला में शीर्ष मांसाहारी के शरीर में गैर जीव जैव निम्नकरणीय रसायनों की सांद्रता सबसे कम होती है, ये गलत है। हरे पौधे द्वारा ग्रहण की गई सूरज की ऊर्जा का लगभग 1% ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होती है, सही है। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा, 15 के ए होगा। धातु X का एक यौगिक बाई जो कि बेकिंग पाउडर का एक प्रमुख घटक है को जब टार्टरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो एक गैस जेड उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में कौन से कथन जेड के बारे में जो है वो सही है। यह जलते हुए तिनकों को बुझा देती है, यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है, लेकिन अधिक मात्रा में गुजारने पर विलयन फिर से साफ हो जाता है, सही है। यह एक अत्यंत जो है ज्वलनशील गैस है, गलत है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में घुलकर सोडियम कार्बोनेट बनाती है, ये सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 16 के क्या हो जाएगा, ये डी होगा। अगर बात किए जेड जो CO2 गैस के बारे में है तो ये 1, 2 और 4 कथन जो है सही है। बेकिंग पाउडर में मौजूद टार्टरिक अम्ल से अभिक्रिया करके उत्पन्न गैस जेड जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, क्या है, CO2 है। बेकिंग पाउडर का मुख्य रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 और टार्टरिक अम्ल जैसे किसी मद खाद्य अम्ल को जो है मिश्रण होता है। धातु कर्म की प्रक्रिया में एक जो है सल्फाइड एस को वर्जन द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है, इसे बाद में कार्बन द्वारा अपचयित किया जाता है। एक अन्य धातु जो थर्माइट
बिल्डिंग में उपयोग की जाती है उसे विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इन धातुओं के गुणों के संबंध में सही कथनों को जो है वो चयन करना है। आइए सही कथन देखते हैं। कार्बन द्वारा अपचयित की जाने वाली धातु जिंक या लेड हो सकती है, सही है। थर्माइट प्रतिक्रिया में प्रयुक्त धातु एल्युमिनियम है, ये भी सही है। एल्युमिनियम जिंक की तुलना में प्रकृति में कम अभिक्रियाशील होती है, गलत है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का होता है, ये सही है। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 17 के बी होगा। 18 के एक कार्बनिक यौगिक ए आणविक सूत्र है C2H6O को क्षारीय KMnO4 के साथ गर्म करने पर यौगिक बी बनता है। जब ए और बी को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एक साथ गर्म किया जाता है तो एक मीठी गंध वाला यौगिक सी प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन सा जो है कथन असत्य है, क्या है, फॉल्स है, ये हमें बताना है। फॉल्स कौन सा है जो बता रहा है। तो यौगिक ए का उपयोग टिंचर आयोडीन बनाने में किया जाता है, ये सही है। यौगिक बी एक दुर्लभ अम्ल है जिसे फेनोइक अम्ल कहा जाता है, ये सही है। सी का निर्माण सावनीकरण प्रतिक्रिया कहलाता है, गलत है। यौगिक ए में कार्बन कार्बन के बीच दोहरा बंध डबल बॉन्ड बनता है, ये भी गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 18 के जो है सी हो जाएगा। अगर रिएक्शन की बात करें तो ये हो जाएगा C2H5OH अति करता है KMnO4, क्या है KMnO4 अति करते हैं तो CH3COOH प्लस H2O, क्या है H2O। आंसर हमारा सी होगा। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक तत्व X तीसरे आवर्त और समूह 13 से संबंधित है। X के ऑक्साइड और क्लोराइड के संबंध में कौन सा विकल्प जो है वो सही है। तो इसके ऑक्साइड का सूत्र H2O3 है और यह उभयधर्मी एम्फोटेरिक है। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा, यानी Al2O3 है। आंसर हमारा बी। मानव पाचन तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही संयोजन का जो है वो चयन करना है। तो यहाँ पर एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को अमीनो अम्ल में तोड़ता है, गलत है। पीत रस वसा के पाइसीकरण में मदद करता है, ये सही है। पेप्सिन केवल क्षारीय माध्यम में सक्रिय होता है, गलत है। शुद्रांत एक आंतरिक दीवार पर स्थित बिल्ली अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाते हैं, ये सही है। आंसर हमारा हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा, 20 के ए हो जाएगा। एक धावक तेज दौड़ते समय अपनी मांसपेशियों में अचानक दर्द और ऐंठन का अनुभव करता है, इसके पीछे होने वाले श्वसन संबंधी जैव रासायनिक प्रक्रिया का सही अनुक्रम जो है वो क्या है। तो वो है ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्मा पाइरूवेट में टूटता है, पाइरूवेट जो है लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा में। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या है बी होगा। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों और उनके कार्यों को मिलान करें और सही विकल्प को जो है वो चुनना है। तो आइए सही विकल्प अगर हम चुनते हैं तो मेंडुला की अगर बात करते हैं तो ये हो जाता है अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तचाप और उल्टी। सेरिबैलम की अगर बात करते हैं तो शरीर का जो है संतुलन और मुद्रा। हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करते हैं भूख और प्यास का जो है वो नियंत्रण हो जाएगा। सेरिब्रम जो हो जाएगा सोचने और याद रखने की क्षमता। आंसर हमारा जो है 22 के डी हो जाएगा, क्या है डी होगा। द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा एक खाली स्थान है। आंसर हो जाएगा आयनीकृत गैस जिसमें आयन और इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर संख्या में होते हैं। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। प्लाज्मा के मुख्य विशेषता कि इसमें गैस के अणु अत्यधिक ऊर्जा ग्रहण कर आयनित हो जाते हैं। इसमें धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से मौजूद रहते हैं। यह विद्युत का सुचालक होता है। 0.1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक पृष्ठ पर लंबतः 50 न्यूटन का बल कार्य करता है। पृष्ठ पर लगने वाले प्रतिरोध और दाब का मान जो है वो क्या हो जाएगा। तो यदि इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल प्रतिरोध का दाब कहते हैं तो P बराबर जो हो जाएगा F/A, जहाँ P बराबर जो है 50 न्यूटन है बटा कितना हो जाएगा 0.1 मीटर स्क्वायर यानी 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आंसर हमारा जो है 24 के हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल बोलते हैं। क्षेत्रफल जितना कम होगा समान बल के लिए दाब उतना ही अधिक होगा। अपरनोद एक बल है जिसकी इकाई न्यूटन है, इसकी दाब की इकाई पास्कल है। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा कौन सा, बी होगा, 24 के बी। निम्नलिखित में कौन से विटामिन पोल्ट्री आहार में उच्च स्तर पर बनाए रखे जाते हैं ताकि स्तंभ वृद्धि और स्वास्थ्य को बढ़ावा मिले। तो वो हो जाएगा बी, विटामिन ए, डी और ई। अब आइए मैथ सेक्शन में देखते हैं। cos π/4 माइनस π/6 का मान जो है हमें ज्ञात करना है। हमारा cos π/4 माइनस π/6 का बराबर हो जाएगा cos π/12 हो जाएगा, क्या है cos π/12 यानी ये हो जाएगा cos 15 डिग्री। cos 15 डिग्री को लिख सकते हैं cos 45 डिग्री माइनस जो है 30 डिग्री। ये हो गया फार्मूला, कौन सा हो जाता है इसका फार्मूला हो जाता है
कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ये हो जाएगा 1/√2 गुना √3/2 प्लस 1/√2 गुना 1/2। हल की जगह √3 प्लस 1/2√2 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो सी होगा। एक व्यक्ति की 6 महीने की औसत मासिक आय 17,000 है। अगले 3 महीनों के दौरान उसने 19,000 प्रति माह कमाए हैं। सभी 9 महीनों का औसत क्या है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा सभी 9 महीने का औसत 6 गुना 17,000 अब प्लस क्या है 3 गुना 19,000 अब बट्टा क्या है बटा हो जाएगा 9 से भागा दीजिए तो 17,666.67 आ जाएगा। आंसर हमारा जो है सी आ जाएगा। क्या है सी आ जाएगा। एक स्मार्ट वॉच जिसकी मूल कीमत 6,000 थी अब 25% की छूट पर बेची जा रही। छूट के बाद बिक्री मूल्य क्या है तो 6,000 का जो है 75% निकाल देना है। हमारा आंसर आ जाएगा 4500। क्या है 4500 बी हो जाएगा। एक सॉफ्टवेयर परीक्षण एजेंसी डैरेन और एली द्वारा शुरू की जाती है। डैरेन जो है $12,000 का निवेश 12 महीनों के लिए करता है जबकि एली कुछ समय बाद $9,000 का निवेश करती है। वर्ष के अंत में लाभ बराबर बराबर बांटा जाता है। तो एली ने कितने महीनों तक व्यवसाय में निवेश जो है बनाए रखा था। यहाँ पर हो जाएगा लाभ बराबर जो हो जाएगा निवेश और गुना क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। क्या है समय। अब एक तरफ जो है डैरेन है और एक तरफ जो है एली है। अगर अनुपात देखा जाए तो ये 12,000 गुना 12 ये अनुपात हो जाएगा 9,000 गुना x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 गुना 9,000 x बराबर क्या हो गया 12,000 गुना 12/9,000 हो जाएगा 16 माह। क्या है 16 माह। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 4800 की राशि 3 वर्ष 4 महीने के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से उधार दी गई। अर्जित साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो मूलधन 4800 वार्षिक दर 6% समय 3 वर्ष 4 महीना यानी 3 प्लस 4/12 यानी 10/3 वर्ष। साधारण ब्याज निकाल दीजिए मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 यानी 4800 गुना 10/3 गुना 6/100। हल कीजिएगा 960 आ जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। एक ट्रेन कुल दूरी का 1/3 भाग जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, अगला 1/3 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और अंतिम 1/3 भाग 90 किलोमीटर प्रति घंटे से गति में तय करती है। औसत गति ज्ञात करना है। तो औसत चाल बराबर हो जाएगा 3s1 s2 s3 बटा s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s3 s1। ये हो जाएगा 3 गुना 30 गुना 60 गुना 90 अब बटा हो जाएगा 30 गुना 60 प्लस 60 गुना 90 प्लस 90 गुना 30। बस इसी को हल कीजिएगा। ये हमारा आ जाएगा 49.09 यानी 49 किलोमीटर पर घंटा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 9 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है तथा परिमाप जो है वो 34 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा हो जाएगा 34 - 9 प्लस 13 यानी 12 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा अर्ध परिमाप बराबर हो जाएगा 34/2 यानी 17 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसे अंडर रूट में कीजिए। यहाँ पर 17 लिखिए 17 - 9 हो जाएगा 17 - 13 हो जाएगा और ये 17 - 12 हो जाएगा। ये करेंगे अंडर रूट में 17 गुना 8 गुना 4 गुना 5 ये 4√170 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा वो सी हो जाएगा। क्या है सी हो जाएगा। एक साइकिल 15,000 की अंकित मूल्य पर जो है रखी गई है। दुकानदार 10% की छूट देता है और साइकिल की लागत मूल्य पर 20% लाभ के साथ बिकी। साइकिल की लागत मूल्य जो है क्या है ये हमें बताना है। तो अंकित मूल्य बटा लागत मूल्य बराबर जो हो जाएगा 100 प्लस लाभ बटा 100 माइनस लाभ। एक फार्मूला होता है इसे डायरेक्ट में भी बना सकते हैं। अंकित मूल्य बटा जो है लागत मूल्य क्या है लागत मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ परसेंटेज बटा 100 माइनस छूट हो जाए। तो अंकित मूल्य कितना है 15,000 है। लागत तो हमें निकालना ही है। लागत निकालना है बटा 100 प्लस 20 बटा 100 माइनस 10। लागत बराबर हो जाएगा कितना 15,000 गुना 90 बटा 120।
हल कीजिएगा 11,250 हो जाएगा। आंसर हमारा डी होगा। एक द्वीप पर 10,000 पक्षी रहते हैं। आवास हानि के कारण एक वर्ष में पक्षी की संख्या 10% घट गई, उसके बाद संरक्षण प्रयासों के चलते अगले वर्ष 15% बढ़ गया। अंतिम पक्षी संख्या जो है कितना है, तो पक्षी की संख्या जो हो जाएगा 10,000 और गुना जो है 90, 10% घट गया और जो घट के जितना आया परसेंटेज उसमें जो है 115% अभी बढ़ गया। हल की जगह 10,350 आ जाएगा, बी होगा। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर जो है 30% की छूट देता है और फिर भी 5% का लाभ कमाता है। अगर वस्तु की कीमत 2100 है तो अंकित मूल्य जो है वो क्या है, अंकित मूल्य जो है क्या है, तो फिर से जो है फार्मूला वही वाला लगा देना है। अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य, अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य 2100 बराबर जो है 100 प्लस 5 लाभ बटा 100 माइनस 30% की छूट है। यहाँ पर जो है अंकित मूल्य निकल जाएगा, कितना हो जाएगा अंकित मूल्य 2100 गुना 105 बटा 70, 3150। आंसर हमारा ए। अगर वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा की लंबाई जो है वो क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या 3, तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा की लंबाई बराबर व्यास की लंबाई, 2 गुना 3, व्यास की लंबाई के बराबर यानी 6 सेंटीमीटर। एक कोण अपने पूरा कोण के 3 गुने से 5 कम है, तो कोण हमें ज्ञात करें। माना कि अभिष्ट कोण थीटा है तो पूरा कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो थीटा बराबर 90 माइनस थीटा पूरा के 3 गुना से 5 जो है वो कम है, यानी 4 थीटा बराबर 265 डिग्री। थीटा बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 265 बटा 4 यानी 66.25 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए होगा। ए और बी की मासिक वेतन जो है 4:5 के अनुपात में और उनके मासिक खर्च 3:4 के अनुपात में है। अगर दोनों हर महीने 2000 बचाते हैं तो ए का मासिक वेतन जो है वो क्या है ये हमें बताना है। ए अनुपात बी है, आय जो है वो कितना है 4:5, खैर जो है वो कितना है 3:4। प्रश्न 4 माइनस 3 इकाई बराबर 1 इकाई, ये हो गया कितना 2000 के बराबर, तो 4 इकाई होगा, 2000 से गुना करेंगे ये 8000 होगा। आंसर हमारा सी होगा। दो आयतों की लंबाई 2:3 के अनुपात में, चौड़ाई 4:5 के अनुपात में, उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो क्या होगा ये हमें बताना है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफलों का अनुपात 2 गुना 4:3 गुना 5 यानी ये हो जाएगा कितना 8:15, 8:15 ए हो जाएगा। यदि 4/5 ए बराबर 3 बी है, 2/3 सी है, तो ए बी सी का मान हमें ज्ञात करना है। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 5/4 अनुपात 1/3 अनुपात 3/2 अब गुना जो है 12 कर दीजिए एलसीएम लेके, 4 3 और 2 के, तो ये हो जाएगा 15:4:18। आंसर हमारा डी। एक पिता और उसके पुत्र की औसत आयु 30 वर्ष है। अगर पिता की आयु 50 है तो पुत्र की आयु जो है वो कितनी होगी। पिता और पुत्र की आयु योग कितना होगा 30 गुना 2 60 है। पिता के 50 है तो पुत्र का क्या हो जाएगा 60 माइनस 50 कितना हो जाएगा 10 वर्ष, सी होगा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर और उसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण क्या होगा। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, तो क्षेत्रफल दिया हुआ 120 बराबर हाफ इंटू D16, तो D2 कितना होगा, तो D2 बराबर होगा 120/8, 15 सेंटीमीटर। आंसर हमारा बी हो जाएगा। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर 50 सेकंड में पार करता है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर पर घंटे में ज्ञात करना है। तो रेलगाड़ी की चाल जो हो जाएगा 300 प्लस 200/50 कितना हो जाएगा 500 गुना 50 गुना 18/5, ये हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। तीनों राशियों का अनुपात 3/5 अनुपात 1/4 अनुपात 2/5 है। यदि सबसे छोटी राशि 1000 है तो तीनों राशियों का योग जो है वो क्या होगा। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। 44 नंबर, 3 राशि है 3/5 अनुपात 1/4 अनुपात 2/5, अब इससे गुना 20 है तो ये होगा 12 अनुपात 5 अनुपात 8, 5 इकाई बराबर हो जाएगा 1000, तो 12 5 8 की इकाई कितना 25 इकाई, 25 इकाई यानी 1000 गुना 25/5, ये हो जाएगा 5000। तीनों राशियों का योग कितना हो गया 5000। आंसर हमारा ए होगा।
ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हैं। निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा की गई 36,000 की धनराशि 6 वर्ष बाद स्वयं की 3 गुना होती है और समान चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जो है 18 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 6 वर्ष में 3 गुना, तो 6 गुना x वर्ष में 3 के पावर x गुना, 6 गुना 3 वर्ष में 3 के पावर 3 गुना, तो 18 वर्ष में कितना हो जाएगा, 27 गुना। 18 वर्ष बाद अभी इस राशि कितना है, 26,000 गुना 27 कर दीजिए, 972,000, 972,000 आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। 45 के क्या होगा, डी होगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो अनिवार्यता एक दूसरे से भिन्न नहीं है 25 है, उनका महत्तम समवर्ग जो है एचसीएफ 5 है, तो उनका लघुत्तम समवर्ग जो है हमें ज्ञात करना है। तो लसा गुना मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल होता है। तो लसा बराबर डायरेक्ट हम एलसीएम बराबर निकाल देंगे, एक दूसरे से भिन्न है 25 है, गुणनफल तो क्या है 25, एक महत्तम समवर्ग 5 है, तो आ गया 5, आंसर हमारा 5 हो जाएगा। ये सब जो है काफ़ी सिंपल है, आप चॉइस को देखते ही टिक लगा के आगे बढ़ जाइए। 20 और 62 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के माध्यिका क्या होगी। 20 से 62 अभाज्य संख्या पहले देखना है, तो 23 है, 39 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, 59 है, 61 है। ये सब ध्यान रखिएगा कितना हमारे पास जो है संख्या है। अब माध्यिका बराबर होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 व जो है पद बटा 2। ये सब पद की है, तो 5वां प्लस 6ठा पद बटा 2, क्योंकि जो है n कितना है, n का मान हमारे पास जो आ रहा है वो कितना 10 आया है अभाज्य संख्या, तो 10 बटा 2, 5वां पद 6ठा, तो 5वां कौन, 2 3 4 5 41 है, और 6ठा जो है वो 43 है, 41 प्लस 43 बटा 2 यानी 42 हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है, रेंज है, बढ़ते क्रम में सजाना है और बीच वाला को जो है हमारा निकालना है, वही हमारा माध्यिका हो जाता है। चलिए, वह बड़ी से बड़ी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2307 और 3105 को विभाजित करने पर शेषफल के रूप में क्रमशः 7 और जो है 5 प्राप्त होता है। तो 2307 माइनस 7 और 3105 माइनस 5 का मसा जो है कितना हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा, क्योंकि इतना बराबर जो हमारा हो गया 2300, ये जो हो गया वो 3100 हो जाएगा, कितना 100 हो गया। तो बड़ी से बड़ी संभावित संख्या कौन है, तो वो है 100, ए हो जाएगा। यदि किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल जो है 3 प्राप्त होता है। निम्न में से किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। माना कि संख्या n बराबर है 7 प्लस 3 10। जब नई संख्या को 7 से विभाजित होने के लिए 7 को गुना, जैसे 7 14 21 28, तो अभी संख्या 10 प्लस 4 यानी n प्लस 4, आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 42 मिनट और 56 मिनट में पूर्णतः भरता है। ए जो है वो क्या करता है 42 मिनट में, बी जो है वो 56 मिनट में, और सी जो है खाली करता है वो कितने मिनट में करता है, तो ये खाली जो करता है वो 84 मिनट में। अगर एलसीएम लेंगे तो ये 168 है, यदि ये धारिता है, क्षमता इसका हो जाएगा 4 3 2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि तीनों पाइप को एक साथ 8 मिनट के लिए खोलते हैं, पहले 8 मिनट के तीनों पाइप एक साथ खोलते हैं। 8 गुना 4 प्लस 3 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 40 इकाई, टोटल इकाई हमारा 168 है। शेष भाग को भरने में ए और बी में लगा समय कह रहा है क्या है, पहले तो 168 माइनस 40 कर दीजिए, और शेष भर रहा है कितना 4 प्लस 3 क्षमता से, यानी 128 बटा 7, 18.2/7 मिनट हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है। चलिए, ये वाला काफ़ी आसान होता है, सिंपल इसे मिलाकर जो है कीजिए, आंसर 51 के जो है वो डी हो जाएगा। ए बी सी डी एफ की लंबाई अलग अलग है, ई केवल 4 व्यक्तियों से लंबा है, यानी ई अगर है तो यहाँ पर जो है 4 व्यक्ति होगा। इसके बाद कह रहा है लंबा है, और एफ केवल 4 व्यक्तियों से छोटा है, यानी छोटा है, कितने व्यक्ति है, टोटल जो है 6 व्यक्ति है, तो निश्चित है कि 6 व्यक्ति है, तो 4 व्यक्ति से छोटा है, तो यहाँ पर जो होगा वो एफ होगा। अब हमारे पास जो है 2 आ गया। अब कह रहा है कि जो लगा देते हैं 4 5 1 6 लोग हैं, 3 3 6 ही, तो ए बी सी डी ई एफ 3 3 6। उसके बाद कह रहा है कि डी ए से छोटा है, डी जो है ए से छोटा है। चलिए, कहीं पे तो हमारा जो है वो डी होगा और वो ए से छोटा होगा, क्या है ए से छोटा होगा, यानी ये इधर होगा।
इसके बाद कह रहा है कि लेकिन सी से लंबा है, सी से लंबा है। डी जो है ए से छोटा है और सी से जो है वो लंबा है, सी से लंबा है ना, लंबा ये लगे, हाँ लंबा है। सी सबसे छोटा नहीं है, लेकिन कितने व्यक्ति सी से छोटे हैं। जब हम अरेंज करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा ए ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन एफ ग्रेटर देन बी। हमारा ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। ए बी सी डी एफ प्रत्येक के परीक्षा सोमवार से शुक्रवार रविवार समाप्त होने वाला एक सप्ताह से अलग अलग दिन है। मान लिया कि अगर ये सोमवार है, ये मंगलवार है, ये बुधवार है, ये गुरुवार है, ये शुक्रवार है, ये शनिवार है और ये रविवार है। अब अरेंज करते हैं। ए की परीक्षा मंगलवार के है, सोमवार मंगलवार। ए का परीक्षा मंगलवार का। ए और डी के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा, ए और डी के बीच में, तो शनिवार का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। एफ की परीक्षा जी की परीक्षा से ठीक बाद है, एफ की परीक्षा जी की परीक्षा के ठीक बाद है, यानी जी और एफ एक साथ होगा। बी और एफ के बीच जो है केवल एक व्यक्ति है, बी और एफ के बीच जो है एक व्यक्ति है, तो डी अगर है इधर हम बी कर देते हैं तो यहाँ जो हो जाएगा एफ हो जाएगा, तो इधर जो है जी हो जाएगा। अच्छा आगे पढ़ते हैं। सी की परीक्षा बी और ई दोनों से पहले है, दोनों से पहले है सी की परीक्षा, तो यहाँ पर जो है वो सी चला गया। ई की परीक्षा शनिवार या रविवार को नहीं है, तो ई हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सब पढ़ने से पता चल जा रहा है कि हमारा क्या है, सी के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा है, 2 2 4 2 6 लोग। आंसर हमारा जो है डी होगा। चलिए यहाँ पर कीजिए, प्रश्नानुसार अरेंज कीजिए। 60 - 15 × 3 + 10 भागा 2 सोल्व कीजिएगा, 20 आ जाएगा बी। कथन है कि सभी पार्क जो है वो घास स्थल है, ये जो है वो पार्क हो जाएगा, सभी पार्क जो है वो क्या हो जाएगा, घास स्थल है, घास स्थल है। उसके बाद कह रहा है सभी घास स्थल जंगल है, क्या है, जंगल है, ये हो जाएगा जंगल, क्या है, जंगल। उसके बाद है कुछ जंगल बगीचे है, ये हो जाएगा क्या है, बगीचे, बगीचे हो जाएगा, कुछ जंगल जो है बगीचे हैं। कुछ पार्क बगीचे हैं, गलत है। कुछ घास स्थल बगीचे हैं, गलत है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। डायरेक्शन का प्रश्न है, आसान होता है, सोल्व कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक संख्या के संदर्भ में ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक जो है वो अक्षर भी है। तो हमारा जो हो जाएगा कौन सा, ये हमारा ए कहीं आ रहा है, आंसर हमारा ए होगा। कथन और निष्कर्ष की देखना है, केवल जो है कौन सा सही है। तो एफ बराबर जेड जो है ये गलत है, ई ग्रेटर देन पी हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से पता चल जा रहा है, ई ग्रेटर देन पी सेकेंड, यानी 58 के हमारे पास जो आ जाएगा वो बी आ जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकेंड जो है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 6 गायक जो है संगीत कार्यक्रम एक ही महीने जुलाई के अलग दिनों में, अर्थात जो है 12वें 14वें 16वें 21वें 25वें 21वें दिन में है। डब्लू का संगीत कार्यक्रम एक से पहले किसी दिन है, यानी सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि 12वें 14वें 16वें 21वें 25वें और 31वें दिन में करना है। डब्लू के संगीत कार्यक्रम एक से पहले के किसी दिन में है, यानी पहले डब्लू होगा, उसके बाद जो है एक्स के पहले होगा। उसके बाद लेकिन 21वें दिन नहीं है, यानी 21वें दिन जो है डब्लू का कार्यक्रम नहीं है। भी का संगीत कार्यक्रम 14वें दिन पे है, भी का जो है अगर हम जोड़ते हैं तो यह 14वें दिन पे है। केवल ए का संगीत कार्यक्रम ही एक्स के संगीत कार्यक्रम के बाद है, एक्स के संगीत कार्यक्रम के बाद है, केवल ए का, यानी निश्चित है कि यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर जो है एक्स हो जाएगा। ये दोनों हमारे पास तो आ गया, 21वें दिन है, 16 या 12 पर है। बाई का संगीत कार्यक्रम भी के संगीत कार्यक्रम से पहले है, यानी यहाँ पर भी हो जाएगा, तो निश्चित है कि 16वें दिन जो होगा डब्लू और 21वें दिन जो है जेड आ जाएगा। आंसर हमारा कह रहा है किस गायक का संगीत कार्यक्रम जुलाई 21वें दिन है, तो जेड के दिन है। यदि 1 जनवरी 2011 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2021 के सप्ताह का जो है वो कौन सा दिन है। समान वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान होता है, लेकिन लीप वर्ष में अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन अधिक होता है। 2011 एक समान वर्ष है, तो 1 जनवरी 2011 का दिन जो होगा वो शनिवार का है, शनिवार होगा। तो 31 दिसंबर 2011 क्या होगा, वो शनिवार ही होगा। आंसर हमारा सी होगा। मिनट वाली सुई द्वारा 48 मिनट में निर्मित कोण कितना होगा। तो मिनट सुई द्वारा 60 मिनट में बना कोण कितना है, 360 डिग्री। तो मिनट सुई द्वारा 1 मिनट में बना कितना हो जाएगा, 360/60 कितना हो गया, 6 डिग्री। अब मिनट सुई को 48 मिनट में निर्मित कोण हो जाएगा कितना, 48 × 6,
288 डिग्री। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 21 विद्यार्थियों के कक्षा में जो है प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। पी का स्थान नीचे से 9वां जबकि क्यू का स्थान ऊपर से 9वां। कितने विद्यार्थी का स्थान क्यू और पी के बीच है? तो पी और क्यू के मध्य विद्यार्थियों की संख्या कितना? 21 माइनस जो है हो जाएगा 21 माइनस 9 प्लस 9 यानी 21 माइनस 18 3 हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। चलिए 63 के क्रमिक करना है हमें, बस सिंपल है, इसको ये रख दीजिए, हमारा आ जाएगा। 7 व्यक्ति है, इतना उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हुए। 7 व्यक्ति बैठे हुए उत्तर की ओर, यानी पहले 7 लोगों को जो है बैठाने की कोशिश कर लीजिए, है ना। जगह पहले बना लिए, 7 लोगों को बैठना। अब कह रहा है कि एक्स के बाएं केवल एल बैठा है, यानी निश्चित है कि यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर जो है वो एल है। एल और एन के बीच केवल 4 व्यक्ति है, तो 3 एक 4 व्यक्ति है, तो यहाँ पर हो जाएगा वो एल और क्या है एन के बीच में, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा एन हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ओ और डब्लू के बीच केवल एम बैठा है। ओ और डब्लू के बीच में आप देख लीजिए, ओ और डब्लू जो है बैठेगा, ओ और डब्लू यहाँ पर, क्योंकि यही खाली 3 है तब ना इसके बीच में जो है एम बैठा है। ओ एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, वो जो है एन का इधर नहीं है, तो इसलिए हम लोग इधर बैठाए हैं ओ को, यहाँ पर डब्लू बैठा दिए। पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है? तो एक बच गया है, वो बाई बैठा हुआ। आंसर हमारा हो जाएगा बाई, आंसर डी, 64 के डी। अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? तो डी से जो है हमारे पास जी जा रहा है, वो है +3 +3 +3, तो +3 करेंगे तो हमारा जो है पी हो जाएगा। एक तो मिल गया। दूसरा जो है यू से एस गया है, -2 -2 -2 -2 करेंगे तो एम मिलेगा, तो पी एम जो है हमारे पास मिल गया। लास्ट वाला को भी चेक करना है। डी से आर -2, आर से पी -2, पी से एन -2, एन से एल -2 हो जाएगा, तो एल हो जाएगा। आंसर हमारा ए आ जाएगा। शब्द जो है इसे प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों को स्थान अपरिवर्तित रहेगा? GROUPIE है, इसे अरेंज करेंगे तो EGIOPRU होगा। स्पष्ट एक अक्षर का स्थान जो है कौन है? PP का एगो जो परिवर्तन नहीं है। आंसर हमारा बी होगा, 66 के बी होगा। 67 में है एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। कितने लोग बैठे हुए हैं? 3 6 1 7 लोग जो है बैठे हैं। तो 7 लोगों को बैठाने की अगर जगह देते हैं तो 6 लोग हो गए, और ये जो है 7वां हो गया। अब कह रहा है कि एल के बाएं से गिनने पर ई और एल के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ। ई और एल के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। के जे के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। के जो है जे के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। चलिए यहाँ पर पता नहीं चल रहा कि किससे बैठा। एफ जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। के एफ के ठीक दाएं बैठा। एच एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एच के दाएं से गिनने पर एच और एल के बीच कितने बैठे? अगर प्रश्नानुसार अरेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जे, यहाँ पर एफ, यहाँ पर के, यहाँ पर एच और यहाँ पर जी हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए संगत देखना है। आर से भी गया है +4, के से ओ गया है +4, एस से एल गया +4, एल से पी गया +4, यानी भी नहीं मिला इसमें। भी से एस गया है -3, ओ से एल गया -3, एल से आई गया है -3 और पी से एन गया है -2, यानी आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। चलिए अगला जो है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, देखते हैं। एफ एल की बात किया जा रहा है, तो एफ एल का भाई है। एफ जो है वो एल का भाई है। क्या है? भाई है। एल ए की अगर हम बात करें तो एल ए की पत्नी है। एल ए की पत्नी है, यानी ये एल और ए पति पत्नी है। ए और एस की बात किया जाए तो ए एस का पुत्र है। ए जो है ये पुत्र है किसका? एस का। क्या है? एस का। और एस एच से क्या है? तो एस जो है वो पिता है किसका? एच का। तो ये हो गया भाई। क्या है? ये हो गया भाई। यहाँ से हो गया, ये हो गया भाई की पत्नी का भाई। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 69 के कौन सा? सी हो जाएगा, भाई की पत्नी का भाई। कथन करा कि सभी ब्रेड कौन क्या है? क्रोसोंट है। क्या है? क्रोसोंट है। ये अगर मान लिया कि ब्रेड है, सभी ब्रेड जो है ये हो जाएगा क्रोसोंट है। उसके बाद कह रहा है कि सभी ब्रेड मॉफिन है। ये मॉफिन भी हो जाएगा अगर मान लिया कि इस करते हैं मॉफिन है। क्या है? मॉफिन है। सभी ब्रेड पेस्ट्री भी है। सभी ब्रेड जो है वो पेस्ट्री भी है।
ये पेस्टी भी है। सभी कॉन्सोनेंट पेस्टी है, ये गलत है। कुछ पेस्टी मॉर्फिन है, ये सही है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 71 की बात करें तो एफ एन टी ए इस तरह संबंधित रखता है, तो यहाँ एफ एन टी ए है, बी के आर जेड है। यहाँ से देखिए एफ से -4 है, -3 है, -2 है, -1 है। आर डब्ल्यू एल एस के निकालना है, -4 करेंगे तो एन हो जाएगा, -3 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा टी, -2 करेंगे तो जे, -1 करेंगे तो आर। आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न भी आसान है। आंसर हमारा इसका जो है वो क्या हो जाएगा? वो डी हो जाएगा। केतन की ओर इशारा करते हुए नम्रता ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। केतन की मां नम्रता से कैसे संबंध है? तो भाभी या ननद या साली हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। आप अपने रिलेशन पे लाइएगा, आसान होगा। प्रश्न के सही ढंग से प्रतिस्थापित करने वाली संख्या की पहचान करें। 6 और 43 से कैसे संबंधित है? तो अगर 6 के स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, +7 जोड़ेंगे तो ये 43 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, +7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 88। क्या 88 ऑप्शन में है? आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। पहले शब्दों को जोड़े के बीच के संबंध के समान संबंध दिखाने वाला विकल्प को जो है चुनना है। तो सी से एफ गया है +3 है, ओ से आर गया है +3 है, डब्ल्यू से जेड गया है +3 है। तो टी से +3 है, डब्ल्यू हो जाएगा, आई से +3 है, एल हो जाएगा, एन से +3 है, क्यू हो जाएगा, डब्ल्यू एल क्यू हो जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। नीचे 4 संख्याएं दी गई जिनमें से 3 एक ही तर्क का पालन करते हैं। भिन्न संख्या ज्ञात करें और इसे उत्तर के रूप में जो है वो चिन्हित करें। क्या है? उत्तर के रूप में चिन्हित करें। तो संख्या 253, 319 और 374 ये सभी जो है 11 से विभाजित, जबकि 428 जो है वो 11 से विभाजित नहीं है। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? डी होगा। चलिए 18 से 22 गया है, +4 है, प्लस ये भी 4 है, ये भी +4 है, ये भी +4 है, तो अगला +4 ही होगा। 34 4 38 हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। रोड को इस तरह कोड किया गया है। अगर मान लिया कि रोड से ऐसे RSOPABDE है, यानी +1 किया गया है। क्या है? +1 तो ड्राइवर को क्या है? डी से हो जाएगा, ई हो जाएगा, आर से हो जाएगा, एस हो जाएगा, आई से जे होगा, बी से डब्ल्यू होगा, ई से एफ होगा, आर से एस होगा। आंसर हमारा सी आ जाएगा। चलिए यहाँ पर प्रश्नानुसार मूल्यांकन अगर करते हैं, प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 48 + 32 गुना 3 - 180 भागा 15। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 132 हो जाएगा। चलिए अगला भी ब्लड रिलेशन का आसान है, कर लीजिएगा, 3 ही का है। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस देख लेते हैं। मार्च 2026 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई रिलीफ योजना का पूर्ण रूप जो है वो क्या है? तो रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। 24 मार्च 2026 तक भारत में पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो वो है उड़ीसा में। क्या है? उड़ीसा में। हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2026 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति जो है वो कौन है? तो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति जो है एलन मास्क है, स्पेस एक्स कंपनी के जो है वो मालिक हैं। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 और कार्बन मार्केट पोर्टल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो है सही है ये बताइए। तो भारत के पहले भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट BS 2026 का आयोजन नई दिल्ली की यशु भूमि में किया गया। सही है। इस अवसर पर सरकार ने भारत के पहले कार्बन मार्केट पोर्टल को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। ये भी सही है। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य 2030 तक भारत की गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाने के रोडमैप पर चर्चा करना। ये भी सही। 1 2 3 जो है सही है। 84 के डी हो जाएगा। 19 मार्च 2026 की जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत कौन सा स्थान पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा 116वां। विश्व मौसम दिवस 2026 की थीम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आज का अवलोकन, कल की सुरक्षा। 16 मार्च 2026 को भारत में यूनिक्लो यानी जापानी फैशन कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? ये नामित किया गया है जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को। 11 जून से शुरू होने वाले फीफा विश्व कप 2026 में कुल कितने टीमें भाग ले रही है? ये भाग ले रही है 48 टीमें। इसके विजेता जो रहा वो कौन रहा? स्पेन रहा जो है विजेता रहा। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार किस भारतीय नियामक संस्था ने जीता है? आंसर हो जाएगा RBI। नीति आयोग ने किस क्षेत्र की निर्यात क्षमता बढ़ाने पर एक विशेष रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी की है खेल उपकरण। EPS 2026 योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो ये कर्मचारी पेंशन योजना 1995 का स्थान लेगी। सही है। इसमें उच्च वेतन पर पेंशन के विकल्प को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। सही है।
पेंशन की गणना पिछले 12 महीनों के औसत वेतन के बजाय 60 महीनों के औसत पे की जाएगी। सही है, तो 1, 2, 3 हमारा सही है, 91 के डी हो जाएगा। 19 से 22 मार्च 2026 तक भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में। 17 मार्च 2026 को द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो मगध वॉरियर्स ने। क्या है? मगध वॉरियर्स ने। 18 से 30 मार्च 2026 तक भारत जनजातीय महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो वो पहला स्थान हासिल किया है। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को सम्मिलित किया गया है? ये किया गया है 22 भाषा को। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो उसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय। थाई पूसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो थाई पूसम जो है तमिलनाडु में जो है मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 8। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।